हेलो फ्रेंड, मैं दिविता शर्मा और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो मैथ में CSIR नेट गेट जैम टिफर NBHM MSc PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में, इस पूरी वीडियो में और इसके आने वाली वीडियो में हम ग्रुप थ्योरीज़ के कुछ लेसन प्लान्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका बिल्कुल आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत ना आए और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे सारे के सारे क्लियर होते जाएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेट के साथ, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है कि सेट क्या होता है। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट, है ना। तो मतलब एक कलेक्शन होना चाहिए सबसे पहला हमारे पास, और दूसरा कैसा होना चाहिए, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए और वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम समझेंगे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि S1 क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट है जो कि स्कोर्ड कर रहे हैं 90%। तो अगर मेरे पास एक क्लास है और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो मैंने एक स्टूडेंट 1 को बोला कि कलेक्ट करो उन सारे स्टूडेंट को जिनने स्कोर किया है 90, और स्टूडेंट 2 को भी बोला और स्टूडेंट 3 को भी बोला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं कितने भी स्टूडेंट्स को बोलूँगी डिफरेंट, मगर कलेक्शन हमेशा हमारे पास कैसा आएगा, सेम आएगा। यहाँ अगर हम S2 एग्जाम्पल में देखते हैं, तो कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट हु स्कोर वेल इन एग्ज़ाम। अब यहाँ वेल का मतलब ये हो जाता है कि अगर मैंने स्टूडेंट 1 से बोला, मान लो उसके लिए वेल इन एग्ज़ाम मतलब 70% है, तो फिर वो 70% वाले बच्चे को ला के मेरे सामने खड़ा करेगा, उन सारे बच्चों को कलेक्ट कर। अगर स्टूडेंट 2 को बोला, उसके लिए मान लो कि 90% मतलब वेल है, तो वो 90% वाले बच्चे को ला के कलेक्ट करेगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हर डिफरेंट बच्चे के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, हमारा कलेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये कलेक्शन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वेल डिफाइंड की कलेक्शन डेफिनेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। S1 इज़ अ सेट, S2 इज़ अ सेट, नाइदर S1 नॉर S2 इज़ अ सेट, और बोथ आर द सेट, है ना। तो अब आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आंसर जो है वो क्या है, ए, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वेल डिफाइंड की कंडीशन, और ह्यूमन बीइंग है तो डिस्टिंक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएगा ही कराएगा। डिस्टिंक्ट के लिए एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास ए है, लेट दिस बी अ कलेक्शन। ये एक कलेक्शन है जो इसमें ये नंबर आ रहे हैं। तो अब मेरे को बताना है कि ये कलेक्शन जो ए मैंने लिया है ये सेट है कि नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 और 1 रिपीट हो रहा है, तो ये कलेक्शन डिस्टिंक्ट का नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डिस्टिंक्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सेट भी नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का यहाँ से समझ में आ गया आपको, और वेल डिफाइंड का यहाँ। तो कोई भी कलेक्शन अगर डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड की कंडीशन को सेटिस्फाइड कराता है तो वो क्या बन जाएगा हमारा, दिस टू, तो वो हमारा बन जाएगा सेट। अब सेट समझने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द सेट। अभी जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि स्टूडेंट का कलेक्शन क्या था, तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वही हमारे क्या बन जाएंगे, एलिमेंट। तो मैथमेटिकल टर्म में हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एलिमेंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, हम क्या कर रहे हैं, सेट को टाइप ऑफ सेट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास दो हैं, एक है एम्प्टी सेट, एक है नॉन एम्प्टी सेट। जैसे कि आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी सेट का मतलब है खाली, है ना, और नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना। तो खाली है इसको हम डिनोट करते हैं एज इक्वल टू 5, मतलब जो भी सेट है उसको इक्वल टू 5 लिखा है तो वो खाली है, और अगर कोई सेट है उसको नॉट इक्वल टू 5 लिखा है इसका मतलब वो खाली नहीं है, मतलब वो नॉन एम्प्टी सेट। अब इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ में तो आई गई होगी। व्हेन अ सेट हैव नो एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी, और व्हेन अ सेट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्डिनलिटी की बात। अभी हमने देखा कि सेट क्या होता है, अभी हमने उसके बाद देखा कि सेट के अंदर के एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट कितने हैं ये हमको कौन बताएगा, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी हमको बताएगा सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, वही हमारी क्या हो जाती है, कार्डिनलिटी हो जाती है। तो अगर मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, लेट ए क्या है हमारा, एक सेट है। अब मेरे से पूछ रहा है इस सेट की कार्डिनलिटी बताओ। तो इस सेट की कार्डिनलिटी हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक तो हम कार्ड ए लिख लेंगे या फिर हम मॉड में ए लिखेंगे। तो अगर मॉड में कोई भी सेट लिखा है तो वो मॉड ना बोल के हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे,
कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए के पास कितने एलिमेंट है, ए बी सी, तो इसका नंबर कितने हुए 3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे कार्डिनलिटी। तो ये कार्डिनलिटी 3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि मैंने यहाँ एक कैपिटल बी सेट लिया हुआ है जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा डेल टाइप के एलिमेंट्स है, तो आपको बताना है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो ये आप कमेंट में मेरे को बताइएगा कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिया हुआ है यहाँ पे कि मॉड में लिखा हुआ है आई और मॉड में लिखा हुआ है डबल लाइन के साथ जेड। तो ये डबल लाइन का जेड का मतलब है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन का है, सेट ऑफ इंटीजर का। तो ये हर बुक में आपको मिलेगा और ये हर बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए फर्स्ट टाइम है तो आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि जो जेड है सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर का में लिखा हुआ है मॉड में, ठीक है। तो ये जो सेट है मॉड में लिखा है, इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी की बात हो रही है, तो इसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो ये इन्फिनाइट कैसे टाइप के इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, काउंटेबली इन्फिनाइट। कैसे होते हैं, काउंटेबली इन्फिनाइट। तो काउंटेबली इन्फिनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमेशा कैसी होती है, इस तरीके के सिंबल से डिनोट की जाती है और उसको हम प्रोनाउंस करते हैं अलिफ नॉट, है अलिफ नॉट। तो कोई भी अगर सेट जेड से सिमिलर है या काउंटेबली इन्फिनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या हो जाएगी, अलिफ नॉट हो जाएगी। ऐसे ही मैंने लिया हुआ है यहाँ पे मॉड में लिया हुआ है आर डबल लाइन के साथ। तो डबल लाइन के साथ अगर आर लिखा है तो इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है, और मॉड लिखा है तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है। तो आर किस टाइप का सेट है, इसके पास भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इन्फिनिटी तो कोई होता नहीं है, तो इसलिए इन्फिनिटी तो लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनाइट है, बट ये सेट कैसा है, ये काउंटेबली इन्फिनाइट नहीं, ये कैसा है, अनकाउंटेबल सेट है, टेबल है, ये अनकाउंटेबल सेट है। तो अनकाउंटेबल सेट जब भी होता है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा किससे डिनोट की जाती है, यहाँ पे क्वांटनम, ये सी से लिखा जाता है उसकी कार्डिनलिटी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल, डबल लाइन के साथ एन लिखा है मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और अगर डबल लाइन के साथ सी लिखा हुआ है तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दोनों की आपको कार्डिनलिटी बतानी है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और नहीं आए तो भी आप मुझे बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर दे पाऊँ, या फिर मैं कमेंट में ही आपको आंसर दे दूँगी। तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी हमने सेट भी देखा, उसके अंदर के एलिमेंट भी देखे, कितने एलिमेंट होंगे उसको कैसे बताएंगे वो भी देखा। अब यहाँ आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता कुछ भी नहीं है, एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मतलब दो सेट का अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वो हमारा। तो ए मैंने एक सेट लिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और एक बी सेट लिया है जिसके अंदर एलिमेंट है B1 B2 B3 डॉट 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 BN, ठीक है। तो अब मेरे पास ये दो सेट हैं, अब मेरे को बताना है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया इनका मल्टीपल होता है तो हम उसको डिनोट करते हैं क्रॉस के साथ, मतलब ये क्रॉस लगा है इन दोनों के बीच में, तो मतलब ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको करना है। तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, टपल्स में आते हैं। टपल मतलब ये जो डबल में लिखा हुआ है ना A कॉमा B, इनको हम टपल बोलते हैं ना, तो ये 2 टपल है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। तो अब ये टपल्स का कलेक्शन बनता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये A से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फिर ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और कलेक्शन। फिर ऐसे ही सिमिलरली हमारा क्या होगा, 2 इससे होगा, फिर 2 इससे होगा, फिर 2 इससे, ऐसा करके हमारा कलेक्शन बनता जाएगा। और हम इसको सिम्बॉलिकली लिखेंगे इसको हम सिम्बॉलिकली लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ सिम्बॉलिकली लिखेंगे कैसा, सिम्बॉलिकली लिखेंगे हम यहाँ A कॉमा B से, जहाँ A हमारा A से आएगा, B भी हमारा B से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला है। अब अगेन मैंने यहाँ पे इसको कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे अगेन मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे मॉड के साथ, मतलब इसकी कार्डिनलिटी की बात हो रही है तो इसकी कार्डिनलिटी इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू द कार्डिनलिटी ऑफ B। तो अब कार्डिनलिटी ऑफ A आपको दिख ही रहा है, यहाँ कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, और यहाँ कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n इंटू m। तो यहाँ से समझ में आया आपको। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब हमने सेट भी देख लिया, अब दो सेट एक दूसरे से रिलेट कैसे करें, लाइक टू ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। जैसे कि आप अपनी मम्मी से कैसे रिलेट करें, आप दोनों ही ह्यूमन बीइंग है बट एक दूसरे से रिलेट कैसे करें, एज अ सन मदर या फिर डॉटर मदर, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमने रिलेशन डिफ़ाइन करके रखा है, ये हमारे बीच का रिलेशन इस तरीके से है दो ह्यूमन बीइंग के, ऐसे सबका अलग अलग होता है। तो अब यहाँ हमने लिया हुआ है, यहाँ पे अब हमको
समझना है रिलेशन, सिम्बॉलिकली समझेंगे। तो इस आर को मैं डिनोट करें, अभी देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये डबल लाइन के साथ नहीं है इसलिए ये आर है, और इसको हर बार आर रिलेशन हमको डिनोट करना पड़ेगा। डबल लाइन के साथ होता तो ये रियल नंबर हो जाता। तो मैंने एक सेट लिया हुआ है जिसका नाम है आर, एक रिलेशन में डिफाइन करना चाहती हूँ जिसका नाम है आर, और वो कहाँ से, ए से लेके बी पे है ना। ये बनेगा क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का ये बनेगा सबसेट। तो यहाँ पे मैंने सिम्बॉलिकली भी लिखा हुआ है कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और होगा क्या, ए कॉमा बी टाइप का, जहाँ ए से आ रहा होगा, बी से आ रहा होगा, और हम अगर ऐसा आता है और इसके अंदर बिलोंग करता है तो हम इसको लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी, है ना। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ए रिलेटेड टू। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू द बी बिलोंग्स टू बी, देन बी डिनोटेड बाय द ए रिलेटेड टू बी, एंड देन, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिलेट करेगा तो ही उस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको देखने वाली बात है, ये जो सिंबल बना हुआ है कुछ लोगों को नहीं पता होता है, जो बहुत अभी ही स्टार्ट किए हैं, तो इसका मतलब होता है बिलोंग टू। मतलब ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के अंदर आ रहा है, मतलब इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हमने देखा, अब नंबर ऑफ़ रिलेशन की बात आती है। नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या होते हैं, फ्रॉम ए से बी में जाने वाले नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या होंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट, क्योंकि बनी सब जितने सबसेट बनेंगे उतने ही हमारे पास क्या बनते जाएंगे, रिलेशन बनते जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी, जो कि क्या होंगे हमारे 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू द कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो ये हमारा नंबर ऑफ़ रिलेशन, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिलेशन, अब हमारे पास आता है कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे एक चार्ट जैसा बनाया हुआ है आपके लिए बबल में। तो आइडेंटिटी रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एसिमेट्री, एंटीसिमेट्री रिलेशन, ये रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। वो अपनी पहचान नहीं बदलेगा, आइडेंटिटी मतलब ही क्या होता है, पहचान होता है, तो अपनी पहचान नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अ रिलेशन इन विच फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ओनली ए रिलेटेड टू ए, मतलब एक ऐसा सेट। अब ये जो मैंने डिब्बे में और अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे मैं आपको फिर से करके बता देती हूँ, तो ये जो है और ये ओनली जो वर्ड है और ये जो ए रिलेटेड टू ए है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी रिलेशन को समझने के लिए। तो हमारे पास एक, मैंने फिर से अगेन एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एक ए है मेरे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप के एलिमेंट के साथ, और मैं बोल रही हूँ कि जो आर है वो क्या है, सबसेट ए क्रॉस ए का। जैसे अभी हमने देखा रिलेशन ए टू बी जा रहा था, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ए टू बी डिफरेंट सेट पे जाए, ए से ए पे भी जा सकता है। तो हम यहाँ सारे जो एग्जांपल लेंगे वो ए से ए रिलेशन पे लेंगे। तो ए से ए पे एक रिलेशन जा रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस रिलेशन के अंदर क्या आ रहा है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये कैसा आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर एवरी वाली कंडीशन भी शो हो रही है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। अब ये बात समझने वाली है कि इस ए को हमेशा ए से ही मत समझ, ये ए एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। जैसे कि हम इंसानों में बात करते हैं कि वह लड़की, जैसे आप उनको किसी का नाम नहीं पता है तो हम बोलेंगे वह लड़की यहाँ गई, वह लड़की यहाँ खड़ी है। तो इस वह को हम सिम्बॉलिकली क्या बोलते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड से ही डिनोट करते हैं, तो ये वो ए है। तो फॉर एवरी, अब ये जो उल्टा ए भी बना हुआ है इसका मतलब फॉर एवरी, मतलब जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं उन सब के लिए, है ना, उन सब के लिए ए को ए से रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि ए के लिए भी हमारे पास ए से रिलेट कर रहा है, बी बी से रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे सी सी से रिलेट, तो सभी ए के लिए हो रहा है यहाँ पे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ देखने वाली है कि ओनली, इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं चाहिए इसमें, कि ए बी बी सी सी के अलावा कोई ऐसा नहीं हो, कोई ए रिलेट कर रहा हो बी के साथ या बी रिलेट कर रहा हो सी या सी रिलेट कर रहा हो ए के साथ, इस टाइप से हमारे पास कुछ नहीं मिलना चाहिए। ओनली का मतलब यहाँ ये है, तो ये दिख रहा है कि यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये। अब इसके बाद नोट करिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ R1 क्या है, ए से रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है। अब मैंने यहाँ बता तो दिया आपको कि इज़ नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, मगर आप खुद वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिए कि ए से रिलेट क्यों नहीं कर, मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों नहीं है, कौन सी कंडीशन, ये वाली ये वाली, कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कौन सी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ सी
सी से रिलेट नहीं कर रहा है, इस कारण से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब यहाँ हमारे पास आती है बारी R2 की, ठीक है। R2 जो मैंने लिया हुआ है यहाँ, इसको भी मैंने आपको बताया है, जैसे कि मैंने बता देती हूँ आपको। यहाँ जैसे मैं R2 लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये R2 मैंने लिखा है कि नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? यहाँ ए से रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है, सी से रिलेट कर रहा है और ए बी से। तो कौन सी, अब आप खुद ही सोचिएगा कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए वाली कंडीशन को तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए से भी रिलेट कर रहा है, बी से भी रिलेट कर रहा है, सी से। बट यहाँ ओनली वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए रिलेट कर रहा है बी के साथ। तो ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, मतलब यहाँ पे ओनली वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, रिफ्लेक्ट जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे, लाइक अ मिरर इमेज है ना। मतलब मिरर इमेज भी नहीं कह सकते, जैसे कि मिरर के सामने जैसे कि लाइट है, लाइट ड्रॉप हो रही है तो देन रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट बैक होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप आईने के सामने खड़े हो और आपकी कोई दूसरी की इमेज दिखेगी, तो आपकी ही इमेज, मतलब ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, इस आर सेट को, जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, अगेन रिलेशन ए से ए पे है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहना चाहते हैं। तो कब कहेंगे? इफ़ ये कंडीशन होल्ड होती है ना। अगेन मैं आपको बता देती हूँ क्या, इफ़ ये कंडीशन होल्ड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए रिलेट टू ए। अब ये सेम दिख रहा होगा आपको प्रीवियस वाले के जैसे, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ओनली वर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओनली वर्ड नहीं है, इस कारण से ये रिफ्लेक्सिव बना है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है ए, जहाँ पे ए से ए बी सी 3 एलिमेंट है और एक रिलेशन दिया हुआ है, ए से रिलेट करा है, बी से रिलेट करा है, सी से रिलेट करा है, तो ये मेरा रिलेशन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। फॉर एवरी ए के लिए ए रिलेट कर रहा है ए के साथ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ए से रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है, सी। ऐसा कोई भी एलिमेंट ए का नहीं बचता जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखे हुए हैं इस रिफ्लेक्सिव के लिए ही, जैसे कि मैंने R1 लिया हुआ है, इसमें ए से रिलेट करा है, बी से रिलेट करा है, सी से रिलेट करा है, ए बी से रिलेट, इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ था, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ ओनली वर्ड नहीं था। यहाँ हमको सिर्फ इतना देखना है कि जितने भी ए के अंदर ए है उन सब के लिए ए से रिलेट कर रहा हूँ। तो हम इस एग्जांपल में R1 एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट थे ए के अंदर और तीनों के लिए ए से रिलेट कर रहा है, बी से, सी से, और उसके अलावा कुछ भी हमको उससे कोई लेन देन नहीं, इतना होना चाहिए, ये हमारा रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिया R2 एग्जांपल। अब यहाँ ए से रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है, बट ये जो रिलेशन है ये कैसा है हमारा? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सी से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें फॉर एवरी की कंडीशन तो होल्ड करनी है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ हो चलेगा बट जितना हमको चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए, तो इस कारण से ये रिफ्लेक्सिव नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन है, ये देखना है आपको। हमने यहाँ देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन एम्प्लाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एम्प्लाई का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव तो होना ज़रूरी है। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा ये आपको इस टाइप से ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आएंगी तो आपको डेफिनेशन बहुत जल्दी क्लियर होंगी और आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है कोई भी तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। बट अगर कोई रिलेशन मेरा कैसा है? रिफ्लेक्सिव है, तो डज़ नॉट एम्प्लाई का मतलब है, या एम्प्लाई के आगे काट देंगे तो डज़ नॉट एम्प्लाई आइडेंटिटी रिलेशन है ना। मतलब अगर कोई कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ज़रूरी नहीं है वो आइडेंटिटी भी होगा, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ ऊपर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ठीक है। इस मैंने ऊपर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन टू यू, विच ऑफ द अबव R1 R2 R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव था और कौन सा नहीं था, ठीक है। ओके
तो अभी इस वाले एग्जाम्पल के लिए तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वाले के लिए वो क्वेश्चन है, तो सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है, बट ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये तो बात स्वाभाविक है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन है तो फॉर एवरी ए के लिए ये ए तो अपने पास रखेगा ही रखेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको दूसरी चीज़ देखनी है कि रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है कि जो रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी, ये जो R1 है हमारे पास ये रिलेशन, ये हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एक्स्ट्रा आ रहा है, वहाँ ओनली की बात होती है, तो ये एग्जाम्पल इसके लिए है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वाले में आपसे क्वेश्चन करूँगी। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इररिफ्लेक्सिव, है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि हाँ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो लेट अगर हमने ले लिया एक आर, अगेन ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। अब यहाँ पे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए रिलेट नहीं करना चाहिए ए के साथ, डैट इज़ ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही हम कोई रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ये इसी टाइप के होने चाहिए, इररिफ्लेक्सिव का मतलब इस टाइप के तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक। तो ए रिलेटेड टू ए टाइप के नहीं होने चाहिए। अब मैंने अगेन ए लिया हुआ है, यहाँ पे हमने अगेन रिलेशन लिया हुआ है ए कॉमा बी टाइप का, तो ये इररिफ्लेक्सिव है क्योंकि यहाँ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी ए के लिए बात कर रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ R1 लिया हुआ है, यहाँ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, ए कॉमा बी और सी कॉमा ए लिखा हुआ है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ ए कॉमा ए टाइप का है और बी कॉमा बी टाइप का भी है, तो एक ही होने से हमारे काम हम बोल देंगे कि इररिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ तो दो हैं, तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये आ जाता है कि ए कॉमा ए टाइप का, अगेन ये कैसा है हमारा, इररिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है, हमने देखा कि जो रिफ्लेक्सिव सेट है, ये देखा हमने, जो रिफ्लेक्सिव सेट या रिलेशन है वो कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता और कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसके कारण इसका जो सेट का इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, फाई, मतलब खाली आ जाएगा, एक भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी रिलेशन भी कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता ना, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो सकता है, इसलिए भी इसका जो रिलेशन का इंटरसेक्शन है वो हमारा फाई आ जाएगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन कैन नाइदर बी रिफ्लेक्सिव नॉर बी इररिफ्लेक्सिव। तो अब ये क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पहले गलती से पूछ लिया था कि अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इसमें जो R1, R2 जो हमारे अबव में लिखे हुए एग्जाम्पल हैं, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ये आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा। सिमेट्री रिलेशन, अब हम किस पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम आते हैं सिमेट्री रिलेशन में। सिमेट्री रिलेशन का मतलब क्या होता है, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि अब अगेन हमने एक रिलेशन लिया ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए से लेके ए पे एक रिलेशन लिया हुआ है, इसको हम दोबारा सिमेट्री रिलेशन कहना चाहते हैं। कब कहेंगे, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कराएगा। ये कंडीशन क्या कहती है, अगर इफ़, है ना, इसको हिंदी में जितना समझेंगे उतना आपको सेंस फील होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे क्या है कि ए कॉमा बी टाइप का अगर आर के अंदर है तो हमेशा आपको बी कॉमा ए टाइप का आर के अंदर मिलना ही चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो वो हमेशा सिमेट्री रिलेशन बनता जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए हमारे पास अगेन लिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का, यहाँ पे हमने आर लिया हुआ है। आर कैसा है हमारा, ए कॉमा बी टाइप का, सी कॉमा ए टाइप का, ए कॉमा सी और इसमें बी कॉमा ए, ये सब हमारा है। तो अब यहाँ देखो कि अगर ए कॉमा बी टाइप का है तो यहाँ पे बी कॉमा ए टाइप का मिलना चाहिए, तो मिल रहा है हमको। यहाँ ए कॉमा सी टाइप का हमारे पास है तो यहाँ सी कॉमा ए टाइप का है तो हमें ए कॉमा सी टाइप का मिल रहा है। अगेन हम इसको आगे भी बढ़ के देख सकते हैं कि ए कॉमा सी टाइप का है तो यहाँ सी कॉमा ए टाइप का मिल रहा है, बी कॉमा ए टाइप का है तो हमें ए कॉमा बी टाइप का भी मिल रहा है। तो ये हमारा रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ एक भी ए बी ऐसा नहीं है जिसके लिए बी ए नहीं मिल रहा हो, है ना। अब R1 रिलेशन में लेते हैं कि यहाँ ए कॉमा बी, सी कॉमा ए और ए कॉमा सी। तो अगर ए कॉमा बी यहाँ है तो यहाँ बी कॉमा ए टाइप का होना चाहिए, जो कि यहाँ हमको नहीं दिख रहा है। यहाँ ए कॉमा सी टाइप का है बट
सी कॉमा ए टाइप का है तो इसके लिए हमें ए कॉमा सी टाइप का भी मिल रहा है। बट अगर एक भी ऐसा मिल जाए जिसके लिए उसका मतलब सिमेट्रिक ना मिले तो वो हमारा नॉट सिमेट्रिक रिलेशन में आ जाता है। तो यहाँ ए कॉमा बी है बट इसके लिए बी कॉमा ए नहीं है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? अगर है तो ही सर्च करना, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ R2 मैंने लिया हुआ है कि ये कैसा है, ए कॉमा ए बी टाइप का है, इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट। ये एक वीडियो पॉज करके आप खुद ही समझने की कोशिश करिएगा कि ये है कि नहीं है। तो हम ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ यहीं पे कि ये है रिलेशन है ना, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर ए कॉमा बी टाइप का हमको मिल रहा है तो हमें बी कॉमा ए टाइप का भी यही मिल रहा है, और ए कॉमा बी टाइप का हमको मिल रहा है तो यहाँ बी कॉमा ए टाइप का भी हमको मिल ही रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इनको हम अल्टा पल्टी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ हमारे इस स्पेसिफिक केस में ए बी के बराबर है और यहाँ पे भी ए बी के बराबर है, तो इस कारण से ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। तो समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे एसिमेट्रिक रिलेशन बहुत ज़्यादा कहीं पे यूज़ तो नहीं होता है, बट फिर भी इसको थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अ रिलेशन अगेन इसको हम क्या कहना है, एसिमेट्रिक कहना है। तो एसिमेट्रिक कब कहेंगे, जब ए कॉमा बी टाइप का तो हो रिलेशन के पास बट बी कॉमा ए टाइप का ना हो। ऐसे ही अगर ए इक्वल टू बी, जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में लिया था, तो ए टाइप का बी टाइप का भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने देखा कि जो एसिमेट्रिक रिलेशन है वो कभी भी सिमेट्री नहीं बन सकते, इसलिए इसके कारण इनका इंटरसेक्शन फाई आता है। ऐसे ही अगर हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन है तो उसका इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ हमेशा फाई आएगा, क्योंकि उसमें ए कॉमा ए टाइप वाले भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, इस कारण से ये ऐसा आएगा हमारा। अब हम समझते हैं एंटी सिमेट्री में बहुत ज़्यादा एंटी सिमेट्री यूज़ होता है हमारा जब हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़ते हैं, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसका वैसे यूज़ नहीं है हमें, फिर भी कर लेते हैं कि ए अगर आर अगर ए क्रॉस ए से है हमारा, तो इसको एंटी सिमेट्रिक कब कहेंगे हम, जब ए कॉमा ए मतलब आर के अंदर है बट ए कॉमा बी टाइप का आर के अंदर नहीं हो, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बिलोंग कर सकता है। तो ए सिमेट्री और एंटी सिमेट्री में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये ए कॉमा ए मतलब ये ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट को बिलोंग करा रहा है और वो बिलोंग नहीं करा रहा था। बाकी ये ए कॉमा बी और बी कॉमा ए टाइप वालों को तो नहीं करा रहा है, तो वो भी नहीं करा रहा था। तो ये एग्जांपल है, इससे आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ए साइड लिया है ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का, यहाँ S1 मैंने लिया है ए कॉमा बी कॉमा ए है इसके अंदर, है ना। तो ये दोनों ही, ये वाली कंडीशन हमारी एंटी सिमेट्री की और प्रीवियस वाले में एसिमेट्री है, दोनों में हमारी होल्ड नहीं बैठते, क्योंकि ए कॉमा ए है और बी कॉमा बी भी है। तो इस कारण से ये हमारा कैसा हो जाएगा, एंटी सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, और ये कैसा है, सिमेट्रिक है। एज टू एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ए कॉमा ए बी कॉमा बी और सी कॉमा सी टाइप का है। तो इसमें हमारे पास जो एंटी सिमेट्री है वो तो कह रहा है कि बिलोंग करवा लो, तो इसलिए ये हमारा एंटी सिमेट्री तो हो जाएगा बट ए सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ए सिमेट्री वाला भी इसको भी नहीं अपने पास रखने की इच्छा रखता है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम S3 पे। S3 हमारा ए कॉमा बी है, अब इसके पास बी कॉमा ए टाइप का तो है ही नहीं, तो इसके कारण ये इस वाली कंडीशन को भी होल्ड करेगा और एसिमेट्रिक कंडीशन को भी, तो इस कारण से ये एसिमेट्री एंटी सिमेट्री दोनों। तो इससे हमने देखा कि अगर एंटी सिमेट्री है तो एंटी सिमेट्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिमेट्री हो जाए, बट अगर एसिमेट्री है तो उसको ज़रूरी एंटी सिमेट्री तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम कौन से एग्जांपल से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, हम ये वाला ये एग्जांपल है S2 एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि अगर कोई एसिमेट्री है, देखा हम कोई अगर एंटी सिमेट्री है तो वो एसिमेट्री हो ज़रूरी नहीं है। तो वो किसके लिए एग्जांपल मैंने बताया आपको, ये ऊपर वाली लाइन के लिए जिसमें एग्जांपल में ये मैंने लगाया। तो कौन सा एग्जांपल है, S2 एग्जांपल है, और एसिमेट्री है तो एंटी सिमेट्री होगा, ये आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिविटी है।
तो यहाँ पे फिर से अगेन मैंने एक रिलेशन लिया ए से में और इसको ट्रांजिटिव मैं कहना चाहती हूँ। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए कॉमा बी आर के अंदर है और बी कॉमा सी आर के अंदर है। मतलब बात यहाँ देखने वाली है कि अगर दो एलिमेंट हो और कैसे हो, इनके बीच का जो है वो सेम सेम आ रहा हो, इसका लास्ट का इसका स्टार्टिंग का सेम सेम आ रहा। अगर ऐसे दो एलिमेंट हमको मिल जाते हैं आर के अंदर, तो हमको ढूंढना पड़ेगा ए कॉमा सी टाइप का भी एलिमेंट आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये दो मिलेंगे तो ऐसा ढूंढना है, अगर ये दो नहीं मिलेंगे तो इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल से आपको बाखूबी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके आप इसको खुद को आंसर देने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी मैं आंसर बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ए मैंने लिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप का, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है एस वन हमारा कैसा है ए कॉमा बी टाइप रखता है। अब यहाँ पे मैंने पहले आपको क्या बताया, ए कॉमा बी मिले तो बी कॉमा सी भी मिलना चाहिए, तो ये हमको ढूंढना है। ये नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ हमको ए कॉमा बी को मिल रहा है बट बी कॉमा सी तो है ही नहीं, तो फिर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रिलेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ S2 पे आते हैं हम, यहाँ ए कॉमा बी है और यहाँ बी कॉमा सी। अब दिख रहा है हमको यहाँ पे इनके बीच के एलिमेंट कैसे हैं, मैच कर रहे हैं, तो हमको यहाँ ए कॉमा सी भी ढूंढने की ज़रूरत है। अब यहाँ हम ए कॉमा सी तो है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे ही S3 में आते हैं, यहाँ पे ए कॉमा बी तो है, यहाँ बी कॉमा सी भी। अब दिख रहा है हमको यहाँ पे इनके बीच के एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो ए कॉमा बी टाइप का भी हमको मिलना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि इस एग्जांपल में ए कॉमा बी ऑलरेडी है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम S4 पे आते हैं। S4 पे आ रहा है कि ए कॉमा बी टाइप का है, बी कॉमा बी और ए कॉमा सी। तो अब दिख रहा है हमको कि अगेन बीच बीच के एलिमेंट सेम हो रहे हैं, तो अगेन यहाँ ए कॉमा बी टाइप का मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ए कॉमा सी टाइप का, बट सी से स्टार्ट होने वाला कोई भी हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है हमें ए कॉमा सी है और सी कॉमा समथिंग तो हमको मिल ही नहीं रहा, तो हमको ए कॉमा समथिंग ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है हमारा ये S5 है, इसको 5 कर लीजिएगा। S5 है ए कॉमा ए बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो अब यहाँ से बीच बीच का स्टार्टिंग वाला तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ए से स्टार्ट होने वाला भी नहीं मिल रहा, ऐसे हम बी से स्टार्ट होने वाला भी नहीं ढूंढ पा रहे, ऐसे सी से स्टार्ट होने वाला भी नहीं ढूंढ पा रहे। तो इसके कारण ये इसमें कुछ इस टाइप के दो है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं आती थी, अपने आप क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो ये दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। सब्सक्राइब फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।